दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तस कुरैशी और मैं आज एक जो वीडियो लेके आया हूं ये है हॉलैंड, ये जिसको नीदरलैंड्स कहते हैं, उसका रेजिडेंट परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है। तो मेरे वो दोस्त जो इस वक्त यूरोप में हैं, जिनकी शादी हुई है किसी यूरोपियन नेशनलिटी की लड़की से, या वो भाई जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन गर्लफ्रेंड है, तो वो लोग ये वीडियो बहुत ही एहतियात से और एंड तक सुने। और मेरे वो भाई जो सिर्फ पाकिस्तान में हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह या वाइफ जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री में रहती है और पेपर बनाना मुश्किल है वहाँ पे, तो उन भी ये वीडियो देखें। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन गेट हॉलैंड या डच रेजिडेंस परमिट। इट्स वेरी इजी। और अगर आपके पास पेपर्स वगैरह हैं जो कि मुश्किल नहीं है, तो आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी पहली वाली वीडियो में कहता आया हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपके अंदर कुछ करने की और कुछ कर जाने की हिम्मत है तो आप कर सकते हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में। मैं स्पेशली अपने पाकिस्तानी भाइयों से इस वक्त मुखातब हूँ, इंडियन भाइयों से। दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप कोशिश करें, अगर आप अपने साथ मुखलिस होंगे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, शुरू करते हैं कि हॉलैंड में कैसे आप आके डच रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए शादी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़की होना ज़रूरी है। दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप शादी करें यहाँ पे, या आप लिविंग टुगेदर अप्लाई करें। तो सबसे आसान जो तरीका है वो है लिविंग टुगेदर। अगर आपने शादी की भी हुई है तो यहाँ पे आप उसको ज़ाहिर ना करें। अगर ज़ाहिर करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ज़ाहिर करेंगे तो फिर और पेपर देने पड़ते हैं। खैर एनीवे, जो मेरे भाई इस वक्त यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में या पाकिस्तान से आना चाहते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड के पास यूरोपियन नेशनलिटी है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, उन्होंने हॉलैंड में आना है। हॉलैंड में आके एकोमोडेशन ढूंढनी है। यहाँ पे एम्स्टर्डम में एकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो लोग मोस्टली लोग रहते हैं फैमिली के बगैर, या नेन लोग आते हैं तो वो लोगों के घरों में रूम्स लेके रहते हैं। तो रूम जो है एम्स्टर्डम में कम से कम 500 से 600 यूरो में मिलता है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एम्स्टर्डम में ना आके रहें, आप एम्स्टर्डम के बाहर या हॉलैंड के जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे जाके रूम या छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट आप रेंट कर लें। ठीक है, जब आपने ले लेना है उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनका जो खमेनते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनियन काउंसिल कहते हैं, उसमें जाके अपना नाम रजिस्टर करवाना है। जब आपने वहाँ पे जाना है उससे पहले आपने फ़ोन करके उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते तक की मिल जाती है। आपने फिर जाना है, जाके अपना पासपोर्ट वगैरह ले जाना है। आप और आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ वहाँ पे जब अपना नाम रजिस्टर आपका कराएंगी तो उस वक्त आप लीगल हो जाएंगे, पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पे काम ढूंढना है। अच्छा, यहाँ हॉलैंड में कोई ऐसी कोई शर्त नहीं है कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूरोपियन जिनकी नेशनलिटी है, जो हॉलैंड के लोग हैं या हॉलैंड की लड़की या लड़का है, उनके लिए टोटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। वो आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि कैसे वो लोग यूरोप में रहते हुए, यानी कि डच लोग जिनके पास डच नेशनलिटी है, वो रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा यूनियन काउंसिल में, उसके बाद आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसने काम ढूंढने। काम जो है 2 से 3 दिन का काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो ज़्यादा करना चाहती है तो कर सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट होगा, जब आप उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो उसको जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे आप यूनियन काउंसिल में, तो फ़ौरन BSN नंबर, यानी कि बर्थ सर्विस नंबर जो होता है, डच में कहते हैं, वो उनको मिल जाएगा, जो टैक्स नंबर होता है। तो वो उस टैक्स नंबर पे काम कर सकती हैं। 2 से 3 दिन काम करें और 900 यूरो उनको मिल जाएगा। वो इनफ होगा आपका रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए। वो ज़्यादा भी काम कर सकती हैं, उसमें कोई ममानत नहीं है। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ करनी है जो मोस्टली लोग नहीं करते,
वो ये कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना है बैंक में। अगर आप पास 2, 4, 5 जितने भी हज़ार यूरो हैं वो उसमें जॉइंट अकाउंट में आपने डालने हैं। क्यों? कि फिर वो उनको और लगता है कि जी ओके जी ये इकट्ठे रहते हैं और ये रील है इनकी, हर चीज़ शादी हुई है सब कुछ। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपने ज़रूर करनी है। और जितने भी आप बिल वगैरह पे करें, अगर आपने बाहर जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई कैफ़े में गए हैं, कॉफ़ी पी है, खाना खाया, तो आपने उसी बैंक का जो कार्ड होगा उससे आपने पे करना है। तो मेरे बैंक से ताकि ट्रांजेक्शन हो, ताकि उनको नज़र आए भाई ये बाहर जाते हैं, इकट्ठे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने उसके बाद क्या करना है, जब आपकी वाइफ को काम वगैरह मिल जाएगा, काम ईजिली मिल जाता है, यहाँ पे काम का कोई मसला नहीं है। क्या करना है, इमिग्रेशन वालों को फ़ोन करना है, उनको फ़ोन करके उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिर आप दोनों ने जाना है इमिग्रेशन वालों के पास। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे, फिर उनको आपने कहना है कि हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो कि लड़की कहेगी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करना है या रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है। तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जानी है। उसके बाद जब आप यूनिकॉर्न से जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो एक पेपर होता है वो अपने साथ लेके जाना है। और हाँ, काम अपन जो काम का पेपर है या सैलरी स्लिप होती है या काम जब यहाँ पे हॉलैंड में शुरू करते हैं आप, तो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आपको, तो आपने वो भी साथ लेके जाना है। फिर आपका वीज़ा अप्लाई जब होगा, रेजिडेंट परमिट अप्लाई होगा, तो उसी वक्त फ़ौरन लड़के को पासपोर्ट के ऊपर 3 महीने का स्टिकर मिल जाता है। ये कि लड़का जब फ़ौरन लीगल हो जाएगा 3 महीने के लिए। लेकिन उस 3 महीने के वीज़े पे लड़का काम नहीं कर सकता। काम तभी कर सकता है जब रेजिडेंट परमिट आ जाएगा, उसके बाद काम करें जो मर्जी करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या करना है आपने, जब 3 महीने का उन्होंने आपको स्टिकर देने, तो जो टाइम होता है 3 से 6 महीने का होता है ऑफिशियली यहाँ पे हॉलैंड में आपके रेजिडेंट परमिट के लिए। तो आपको उन्होंने कहना जी आप जब हो जाएगा हम आपको लेटर भेज देंगे, आपने हमें फ़ोन नहीं करना है या तंग नहीं करना है, 6 नहीं है। तो 3 महीने बाद बाज़ औक़ात नहीं आता उनका कोई रिप्लाई, मोस्टली 6 से 10 हफ्तों में रेजिडेंट परमिट आ जाता है। अगर नहीं आएगा 3 महीने तक, तो 3 महीने जब आपका वीज़ा खत्म होने वाला होता है, आपने दोबारा उसी ऑफिस में जाना है। फिर अपॉइंटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप अपॉइंटमेंट बना लें तो वेल एंड गुड। जब आपने वहाँ पर जाना है तो दोबारा 3 महीने का स्टिकर आपको दे देंगे। अच्छा, इसी दौरान आप पाकिस्तानी लोगों के पास या देसी जो लोग हैं उनके पास आप काम ढूंढ सकते हैं। काफ़ी लोग भी बहुत सख्ती होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं या इंडियन लोगों को काम दे देते हैं। तो अगर आप भी काम कर लें, आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ है वो भी फुल टाइम काम कर लेगी, तो आपका अच्छी तरह यहाँ पे गुजारा हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि लड़का जो है वो कोई और लैंग्वेज बोलता होता है, लड़की कोई और लैंग्वेज बोलती है, इंग्लिश भी नहीं होती, उनकी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जब आप जाएंगे तो वो पूछते हैं, जब फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई करना तो पूछेंगे कि जी ओके आप किस तरह मिले हैं, 2-4 सवाल करेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम। वो ये भी पूछेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, लड़का कौन सी लैंग्वेज बोलता है। अगर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि पाकिस्तानी होते हैं या इंडियन दोनों होते हैं, वो इतना वो नहीं होता, इजी हो जाता है। अगर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर उसमें वो फ़र्ज़ करो लड़की है स्पेनिश, तो वो पूछेंगे हाँ जी लड़की को कि आप और आपके जो बॉयफ्रेंड है या आपके हस्बैंड है कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो अगर लड़के को भी स्पेनिश आती है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। अगर लड़के को स्पेनिश नहीं आती तो फिर ऑफकोर्स इंग्लिश आनी चाहिए, दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए। ये चीज़ का ख़ास ख्याल आपने रखना है, ताकि लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जब आपने वहाँ पे जाना है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है। वैसे तो दुनिया में ये लॉ है, आप ज़रूरी नहीं है शादी के लिए आपको एक जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। दोनों मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ उनको लैंग्वेज नहीं आती एक दूसरे की, लेकिन फिर भी वो खुश हैं और शादी भी की हुई है। लेकिन ऑफकोर्स आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने तो उनको शक हो जाता है, क्योंकि वो आप पे शक करते हैं। अगर आप सही भी हैं फिर भी उन्होंने आप पे शक करना है कि आपका रिश्ता रियल नहीं है और आप कोई फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको स्पेनिश जो भी लड़की ज़ुबान हो आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो इंग्लिश दोनों को आनी चाहिए। सही है। फिर बात क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो बहुत रेयर केसेस में होता है जब उनको शक पड़ जाए। जैसे बताया कि लड़का भी इंग्लिश नहीं बोलता, लड़की भी इंग्लिश नहीं बोलती, या एक लैंग्वेज नहीं है कि
अगर लड़की स्पेनिश है या इटालियन है तो लड़की को भी इटालियन नहीं आती, स्पेनिश नहीं आती, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इसी दौरान आपने क्या करना है, आपके पास इनफ टाइम होगा। अगर आपकी वाइफ रियल है, समटाइम बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ कि वो शादीशुदा होते हैं या उनका रिश्ता भी सही होता है, लेकिन फिर भी वो कभी इतनी पिक्चर नहीं इकट्ठे बनाते, या कोई जिस आजकल होता है मोबाइल्स में होती हैं चीज़ें, पिक्चर। पहले पुराने ज़माने में पता आपको कि वो प्रिंट करा के निकलवा लेते थे, तो वो तो एक रिकॉर्ड बन जाता था। तो आपने हर चीज़ का रिकॉर्ड साथ बनाते जाना है, जब आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले और बाद में, ताकि आप सब जब से मिले आपकी कोई ना कोई फ़ोटो, कुछ ना कुछ चीज़ें जो ज़ाहिर करती हो कि आप इकट्ठे रहे हैं, या आप किसी दूसरी कंट्री में इकट्ठे रहे हैं तो वहाँ पे लड़का लीगल था, जैसे स्पेन या पुर्तगाल वगैरह में अगर लड़का इलीगल भी है तो वहाँ पे उनकी वो पात्रमित वगैरह होती है, तो वो भी आप निकलवा के ले आनी, ताकि आप प्रूव कर सकें भाई मैं देखो मैं इतने अरसे से हम इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये एक आपको बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ पर। तो ये था प्रोसेस डच रेजिडेंट परमिट के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप मुझे ईमेल करें, क्योंकि ईमेल में पूरा आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कॉमर्स में इतनी सारी चीज़ें लिखना और रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। आज तक के लिए इतनी था। अपने दोस्त आशिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।